हेलो बच्चों। आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का एक टॉपिक जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और इसके विकास। चलिए, यह जो चैप्टर है वो 10th क्लास का है। 10th क्लास का पहला चैप्टर और अर्थव्यवस्था में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, यानी कि अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ। तो अर्थव्यवस्था को हमको जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि आर्थिक क्रिया क्या होती है, क्योंकि आर्थिक क्रिया ही आगे चलकर अर्थव्यवस्था बनेगी। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया क्या होती है? वे सभी क्रिया जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है। देखिए, हम लोग जिंदगी में बहुत सारे कार्य करते हैं और उन कार्यों से हमको आय की प्राप्ति, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मान कि कहीं प्लांट में जाते हैं, चाहे कहीं नौकरी करते हैं, चाहे उद्योग धंधों में कमाते हैं, चाहे कृषि करते हैं, उनको बेचकर हम पैसा कमाते हैं। तो उनसे जो पैसा कमाए वही हमारी क्या होगी? आर्थिक क्रिया हो गई। ठीक है, उनसे जो पैसा प्राप्त होगा वही क्या होगा? आर्थिक क्रिया होगा। वे सभी क्रिया जिनसे हमें आय की प्राप्ति होगी उसको हम क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया। जैसे कृषि से हमको आय की प्राप्ति होगा, अगर कृषि करेंगे उसको बेचेंगे तो आय की प्राप्ति होगा। व्यापार से भी होगा, बैंक से भी होगा, बीमा से भी होगा। मतलब इन सब चीज़ों से भी क्या होगा? हमको आय की प्राप्ति होगा। ठीक है, इसके अलावा अब समझते हैं अर्थव्यवस्था क्या होता है। आर्थिक क्रिया तो समझ लिए, अब समझते हैं अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि अर्थ का मतलब होता है धन और व्यवस्था का मतलब प्राप्ति करना। अगर वो धन की प्राप्ति अगर कहीं से हम करेंगे, देखिए यही सेम चीज़ कर रहा है। अगर धन की प्राप्ति हम कहीं चीज़ से करेंगे, किसी भी चीज़ से, तो हमको वो अर्थव्यवस्था कहलाएगा। तो वही चीज़ हम लिखे, देखिए अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा होता है, मतलब एक ऐसा तंत्र या ढांचा का मतलब होता है समूह। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा समूह को बोलता है या ऐसा एक तंत्र या ढांचा को बोलता है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। आर्थिक क्रिया। तो बोले ना बुआ, आर्थिक क्रिया से क्या होती है? आय की प्राप्ति होती है। तो आप ही बताइए, जब आर्थिक क्रिया से आय की प्राप्ति होती है तो अर्थव्यवस्था में तो आय की प्राप्ति होगी। सेम टू सेम वही बतिया कर रहा है कि नहीं? तो वही हम बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है। सुनिएगा फिर से, यही लिखना है परीक्षा में। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रिया की जाती है, क्योंकि आर्थिक क्रिया करेंगे तो हमको आय की प्राप्ति होगा और वही हमारी अर्थव्यवस्था भी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा घर है, हमारा परिवार है, परिवार में बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे कोई कृषि करता है, व्यापार करता है, चाहे मान लीजिए हम लोग मजदूरी करते हैं, तो उनसे हमको क्या होगा? पैसा प्राप्त होगा। तो जो हमको पैसा प्राप्त होगा वो हमारी क्या हो गई? हमारी आय हो गई। और वही जो आय होगी हमारी अर्थव्यवस्था है। अगर अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी होगी तो हम विकसित की ओर जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यही अप्लाई भारत पर भी होता है। अगर भारत को अगर रेलवे, बैंक, संचार, कृषि से अगर आपको उस पैसा प्राप्त होती है अधिक मात्रा में, तो हमारा देश भी जो है क्या होगा? विकसित की ओर जाएगी और अर्थव्यवस्था अच्छी भी होगी। तो हम बोल सकते हैं साफ शब्दों में कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी तब हो सकती है जब हमारा बैंक, कृषि, व्यापार और परिवहन से हम लोगों को अच्छा प्राप्त होगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अधिक से अधिक उत्पादन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीका से हमको आय की प्राप्ति होगी। इसीलिए बोला जाता है कि मान लीजिए कि इसलिए अमेरिका कैसे अर्थव्यवस्था अधिक है, क्योंकि उसका क्या है कि उसमें सब चीज़ में विकसित है। जैसे व्यापार हो गया, संचार हो गया, सब चीज़ में वो आगे है हम लोगों से उत्पादन करने में। लेकिन हम लोग क्या है? पीछे है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था कम है। तो अगर कहीं भी आप अर्थव्यवस्था सुनिएगा, समझिएगा कि अगर उससे धन की कमी हो गई तो अर्थव्यवस्था गिर गई, अगर धन की अधिकता हो गई तो समझिएगा अर्थव्यवस्था अधिक हो गई। फिर समझते हैं कि आखिर अर्थव्यवस्था से हमको किसकी प्राप्ति होती है। तो अर्थव्यवस्था से हमको रोजगार मिलता है, हमें रोजगार का अवसर प्रदान होता है। अर्थव्यवस्था क्या देती है? तो रोजगार देता है। अर्थव्यवस्था क्या देती है? रोजगार देता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमको किसी चीज़ को अगर पैसा हमको दे, अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ बनाना होगा और उसको बेचना होगा, तो कोई के ना कोई तो रोजगार देना होगा। जिससे मान के चलो हम ही हैं, तो हम ही मान लीजिए दुकान खोल लिए तो हमको रोजगार मिला ना जी, और उसको उससे हम पैसा कमा देते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था इतना अबे किया और साथ ही साथ हमको रोजगार भी मिल गया। तो अर्थव्यवस्था क्या होता है? रोजगार भी देता है और साथ ही साथ उसकी आय की प्राप्ति भी करवाता है। दोनों चीज़ याद रखिएगा। तीसरी चीज की यह मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। क्या? जैसे मान लीजिए कि हमारा घर में, मान चलिए आपके घर, सभी घर में क्या होगा? पंखा होगा। तो पंखा बनाने के लिए क्या होगा? पंखा बनाने के लिए मजदूर होंगे, तो मजदूर को तो रोजगार मिलवे किया होगा। और साथ ही साथ पंखा हमको हवा देगी, हम हवा की आवश्यकता है, गर्मी लग रही है तो हम लोगों की हवा की आवश्यकता है, इसीलिए हमको क्या है? हमारी आवश्यकताओं को भी पूर्ति कर रही है। तो अर्थव्यवस्था दोनों करती है।
एक रोजगार का अवसर भी प्रदान करती है और दूसरी ओर मानवीय आवश्यकताओं को भी पूर्ति करती है। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से वीडियो करके देख सकते हैं। अब समझते हैं कि देखिए, अर्थव्यवस्था का परिभाषा को लेकर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी है। अर्थशास्त्री कौन होते हैं? जो अर्थशास्त्र में विद्वान होते हैं। अर्थशास्त्र के जो विद्वान होते हैं उन्होंने अपने अनुसार मतलब परिभाषा देते हैं और प्रूफ भी करते हैं, मतलब सिद्ध भी करते हैं कि यह परिभाषा हमारा सही है, इसीलिए हमारे किताब में ये लिख दिया जाता है। चलो हम देखते हैं तो कौन कौन विद्वान थे। तो पहला विद्वान थे आर्थर लेविस। कौन थे? आर्थर लेविस। तो आर्थर लेविस एक महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। मतलब अर्थव्यवस्था का जो अर्थ होता है वह राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। इसका मतलब क्या होता है? राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से मतलब कि राष्ट्र में कैसा चल रहा है, खरीद बिक्री कैसा चल रहा है, उसकी मतलब स्थिति क्या है, ठीक है, तो उसी को राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जो कि मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, यानी कि मानव की आवश्यकता के लिए, जो मानव की आवश्यकता है, ठीक है, मानव की जो आवश्यकता के लिए वह संसाधनों का प्रयोग करता है। वह क्या करता है? संसाधनों का क्या करता है? प्रयोग करता है। फिर सुनिएगा, अर्थव्यवस्था का अर्थ राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जो कि मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वह संसाधनों का प्रयोग करता है। दूसरी चीज ब्राउन ने कहा था कि अर्थव्यवस्था से आजीविका अर्जन करने की प्रणाली। आजीविका क्या होता है? आजीविका एक वर्ड है, आपने सुना होगा घर गांव में कि आजीविका अभी चल रही है, जीविका। तो आजीविका का मतलब होता है अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी कार्य करते हैं उसको आजीविका बोलते हैं। सवाल कैसे पूछेगा आपसे कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आप लिख दीजिएगा कि अर्थव्यवस्था का अर्थ, चाहे अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया को संपादित करते हैं। जैसे लिख सकते हो कृषि व्यापार और भी लिख सकते हो कि परिवहन, ठीक है, बैंक बीमा इत्यादि, मतलब सब लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे लिखना हो तो लिख सकते हो कि यह रोजगार को अवसर प्रदान करती है और साथ ही साथ मानवीय आवश्यकता को भी क्या करती है? पूर्ति करती है। और आगे बढ़ा के लिखना है तो लिख सकते हो दोनों में से कोई का एक डाल दीजिएगा, कोई का नियम कि ब्राउन का आंसर डाल दीजिएगा, छोटा पड़ेगा ना, ये छोटा पड़ेगा तो ब्राउन का आंसर डाल दीजिएगा कि ब्राउन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र के बारे में कहा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की क्या है? एक प्रणाली है। इस तरीके से हम अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को दोबारा फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में। देखिए, अर्थव्यवस्था का संरचना होता क्या है, मतलब अर्थव्यवस्था का संरचना आखिर क्या है। देखिए, हम लोग अर्थव्यवस्था में पढ़े हैं कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया की जाती है। कौन कौन सी आर्थिक क्रिया? कृषि, व्यापार, संचार और भी पशुपालन, बहुत सारी चीज़ जो है जिससे हमको आय प्राप्त होती है। उन्हीं चीज़ों को हम लोग बांट देते हैं, मतलब विभिन्न रूपों में बांट देते हैं। जैसे प्राथमिक रूप में बांटते हैं, द्वितीयक रूप में बांटते हैं और तृतीयक रूप में बांटते हैं। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इन्हीं रूपों में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। और इन्हीं रूपों को हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना, ठीक है। जैसे देखिए, मैंने लिखा है कि अर्थव्यवस्था का संरचना का मतलब होता है विभिन्न उत्पादन के क्षेत्रों में विभाजन से है। मतलब जितना भी उत्पादन होगा, विभिन्न तरीके से उत्पादन किए जाने वाला, अगर उसको हम बांट देंगे, क्या कर देंगे? बांट देंगे, उसको ही अर्थव्यवस्था की संरचना कहा जाता है। क्यों बांटेंगे? क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया की जाती है। मतलब जैसे कृषि, व्यापार, ठीक है, परिवहन, बीमा, बैंक। आप ही बताइए, अगर हम नहीं बांटेंगे तो हमको पता चलेगा किस क्षेत्र से कितना आय प्राप्त हो रहा है, चाहे अर्थव्यवस्था उसकी कितना आ रहा है, नहीं पता चलेगा। इसीलिए अर्थव्यवस्था को क्या करें? संरचना के आधार पर 3 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। मतलब कृषि, व्यापार और परिवहन को किस भागों में रखा जाना चाहिए, उसको 3 आधार पर बांट दिया जाता है। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र। क्या होता है? पहला प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र? इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, बिहार बोर्ड में पूछता है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को, या कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र। ऐसे सवाल पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 6-7 वाली पूछ दिया है कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। अच्छा, तो कृषि क्षेत्र कहा जाता है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें रखा जाता है? तो देखिए, इनमें कृषि रखा जाता है, सीधी सी बात है, कृषि क्षेत्र कृषि रखा जाएगा। पशुपालन, मछली पालन
वन, यानी कहने का मतलब है कि हम जो उत्पादन करते हैं ना, जो हम पालते हैं, ठीक है, उसको ही बोलते हैं। जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, वन भी आ जाता है यहाँ तक कि, ठीक है, वन भी आ जाता है। ये सब जो चीज़ होती हैं, इन सब जो प्राथमिक क्षेत्र में रख दिया जाता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या है? द्वितीय क्षेत्र में देखिए, दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहता है। औद्योगिक का मतलब होता है उद्योग धंधों वाला क्षेत्र। तो उद्योग धंधों में क्या क्या होगा? उद्योग होगा, निर्माण भी होगा उद्योग धंधे में। तो क्या कहा, इसके अंतर्गत क्या क्या रखा जाता है? उद्योग, निर्माण, गैस, गैस भी उद्योग धंधों से निर्माण होता है, बिजली भी। तो बिजली, गैस, निर्माण, उद्योग, ये सब जो है औद्योगिक क्षेत्र में रखा जाता है, यानी कि कह सकते हो द्वितीय क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। या औद्योगिक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो हम बोल सकते हैं द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा क्षेत्र आता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहता है, जो हमको सेवा प्रदान करते हैं। जैसे बैंक हमको सेवा देती है, परिवहन हमको सेवा देती है, आप जो भी हमको सेवा प्रदान करता है उसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे बीमा, संचार, बैंक। संचार का मतलब होता है कि आपका मोबाइल वोबाइल जितना भी चीज़ होती है। परिवहन, ठीक है, परिवहन मतलब जो आप गाड़ी उड़ी चलाते हैं, चाहे गाड़ी होता है ना चलता है, उसको बोलते हैं रेलगाड़ी हो गया, चाहे कोई भी व्यापार जो करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से 3 क्षेत्र होता है। तो फिर से देखिए, हम अगर पूछेगा कि अर्थव्यवस्था संरचना से आप क्या समझते हैं और अर्थव्यवस्था के कितने भागों में बांटा जाता है, वर्णन कीजिए। ये 4 नंबर का आएगा प्रश्न अर्थव्यवस्था में। तो हम लोग बोलेंगे कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब होता है अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साधनों के विभाजन से। मतलब जितना भी उत्पादन के साधन होगा उनको क्या करेंगे? विभाजन कर देंगे, तो उसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया की जाती है, जैसे कृषि, व्यापार, परिवहन, बीमा, बैंक, संचार। ये सब क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब इन्हीं को 3 रूपों में बांट दिया जाता है। कौन कौन? पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। उसमें क्या होता है? कृषि आएगा, पशुपालन आएगा, मछली पालन आएगा, वन आएगा, ठीक है, इन सब आता है। फिर द्वितीय क्षेत्र जो होता है उसको औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहता है? औद्योगिक क्षेत्र। क्या कहता है? औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में क्या आएगा? सीधी सी बात है, औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग धंधा, निर्माण, और क्या होगा? बिजली, ठीक है, बिजली, और क्या होगा? गैस होगा, ये सब चीज आएगा। तृतीय क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं सेवा क्षेत्र, मतलब जो सेवा हमको प्रदान करती है। क्या करती है? सेवा जो प्रदान करती है, जैसे बीमा, संचार, बैंक, परिवहन इत्यादि। अगर आपको वीडियो समझ नहीं है तो एक बार फिर से देख लिए। एक बार बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में पढ़ा था, उसको भी 3 भागों में बांटा था, लेकिन वो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अगर अर्थव्यवस्था का संरचना कहेगा तो आप वही लिखिएगा, लेकिन आपको डायरेक्टली पूछेगा कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन? पूंजीवादी, समाजवादी और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब कहने का मतलब है कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, और जो तीसरा होता है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है, चलिए आज हम इन्हीं सभी को क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए पूंजीवादी का मतलब देखिए पूंजीवादी का मतलब क्या होता है? पूंजीवादी का मतलब होता है कि अगर वहां पर उत्पादन या साधन, उत्पादन साधन में क्या आ सकते हैं? उत्पादन करने वाला क्या क्या होता है? जैसे कृषि हो गया, जैसे और भी हो सकता है खनिज। ठीक है, खनिज तो हालांकि उत्पादन नहीं किया जाता लेकिन फिर भी निकाला जाता है खोद के। साधन में क्या आ सकते हैं? परिवहन, संचार, बहुत सारी चीज आ सकते हैं। यानी कि उत्पादन और साधन जो बहुत सारी चीज आ सकते हैं। ठीक है, यदि सुनिएगा ध्यान से, यदि उत्पादन और साधन पर, ध्यान सुनिएगा, यदि उत्पादन और साधन पर, ठीक है, निजी व्यक्ति का अधिकार रहता है। किसका रहता है? निजी व्यक्ति का अधिकार, यानी कि निजी व्यक्ति का अधिकार रहता है। निजी व्यक्ति का अधिकार रहता है, ध्यान सुनिएगा। अच्छा, निजी व्यक्ति मतलब क्या होता है? निजी व्यक्ति का मतलब होता है स्वयं अपना का अधिकार। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कार है, तो उस पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। ठीक है, मेरा घर है तो उस पर किसका अधिकार है? मेरे माता पिता का या मेरा ही अधिकार है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ ऐसे है जिसका क्या होता है? निजी अधिकार रहता है बहुत सारे लोगों का। ठीक है, जैसे मान लीजिए साइकिल है तो मेरा साइकिल पर अधिकार रहेगा। ठीक है, मेरा ट्यूशन है तो मेरा ट्यूशन का अधिकार रहेगा, मेरा चैनल है तो मेरा चैनल का अधिकार रहेगा। ठीक है, तो जहाँ पर यदि निजी व्यक्ति का अधिकार रहता है, जहाँ पर संसाधन और उत्पादन पर निजी व्यक्ति का अधिकार रहता है, उसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहता है।
जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि उत्पादन और साधन पर, ध्यान सुनिएगा, उत्पादन और साधनों पर अगर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, ध्यान सुनिएगा, अगर उत्पादन और साधनों पर यदि निजी व्यक्ति का अधिकार होता है तो उसको बोला जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। और कौन कौन से देश है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में? जैसे अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। ये जो 3 देश है ये पूंजीवादी देशों में गिना जाता है। इसके अलावा और भी देश है, लेकिन किताब में आप सभी को इतना ही दिया है, इसीलिए मैं इतना ही बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, इससे ज़्यादा आपको प्रश्न में नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को क्या बोलेंगे? देखिए, उत्पादन और साधन, यदि उत्पादन और साधन पर, ध्यान सुनिएगा, अगर उत्पादन और साधन पर, ठीक है, उत्पादन और साधन पर किसी देश की सरकार का अधिकार होता है। किसका? देश की सरकार, मतलब देश की सरकार का अधिकार होता है। मतलब देश की क्या होता है? सरकार का अधिकार होता है। मान लीजिए कि कोई भी है, परिवहन हो गया, ठीक है, बैंक हो गया, बीमा हो गया, बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिस पर केवल सिर्फ सरकार पर, यानी कि देश में जितना भी वस्तु है चाहे संसाधन है उन सभी पर अगर केवल देश की सरकार का अधिकार रहता है तो वैसे देशों को बोला जाता है समाजवादी। ठीक है। और वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है। यानी कि बोल सकते हो कि यदि उत्पादन और साधनों पर देश की अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? देश की। अगर उत्पादन और साधनों पर देश की अधिकार होता है तो वैसी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समझ में आ गया? यानी कि उत्पादन और साधनों पर अगर देश की सरकार का अधिकार रहता है तो उसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन से देश आते हैं? तो देखिए, 2 चीज याद रखिएगा, एक चीन आते हैं, वहाँ की सभी चीज सरकारी होंगे, ठीक है, और एक क्यूबा होंगे। चीन और जो क्यूबा है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के देश में शामिल होता है, यानी कि ये समाजवादी देश है। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इस सवाल को पूछा गया है। ठीक है, मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होता है बहुत बार पूछा गया सवाल में, हो सकता है कि इस बार आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? देखो, मिश्रित से ही मालूम चलता है, यानी कि सुनेगा, मिश्रित से ही मालूम चलता है, यानी कि मिश्रित से ही मालूम चलता है कि इसमें मिश्रण होगा। इसमें क्या होगा? मिश्रण का तो मिलावट होगा। किसका मिलावट होगा? यानी कि किसका मिश्रण होगा? तो देखिए, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का। यानी कहने का मतलब है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होगा ना कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों, यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का अगर मिश्रण होगा, ठीक है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का अगर मिश्रण होगा, ठीक है, मिश्रण होगा, तो उसको ही बोल देंगे क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि इस पर क्या होगा कि उत्पादन और साधनों पर निजी व्यक्ति के साथ साथ देश की सरकार का भी अधिकार रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि पूंजीवादी में क्या, किसका अधिकार है? निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, और समाजवादी में किसका अधिकार? देश की सरकार के। तो आप ही बताइए कि पूंजीवादी समाजवादी का मिश्रण क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सीधी सी बात है, इस पर दोनों का अधिकार रहेगा, निजी व्यक्ति का भी अधिकार रहेगा और साथ ही साथ सरकार, देश की सरकार का भी अधिकार रहेगा। यानी कि उत्पादन और साधन जो है उस पर जो अधिकार रहेगा निजी व्यक्ति का भी रहेगा और देश की सरकार का भी रहेगा, उसी को बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक नाम है भारत। यानी कि यहाँ पर निजी व्यक्तियों का भी अधिकार रहता है और देश की सरकार का भी रहता है। जैसे कंपनी हो गया, कंपनी में सरकार का भी रहता है, ठीक है, जैसे कंपनी में सरकार का भी रहता है और निजी व्यक्ति का भी अधिकार रहता है। जैसे बहुत सारे चीज़ है ऐसे हैं जहाँ पर प्राइवेट भी है, सरकारी, दोनों का मिलकर काम करती है। आप स्कूल को भी देख सकते हैं, चाहे कॉलेज को भी देख सकते हैं कि सरकारी गवर्नमेंट दोनों का मिक्स होता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आप देखिएगा कि समाजवादी और पूंजीवादी का मिश्रण होगा, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और सीधी सी बात है कि इसमें संसाधन और उत्पादन पर निजी व्यक्तिगत अधिकार रहबे करेगा, साथ ही साथ सरकार का भी अधिकार रहेगा। यानी कि देश की जो सरकार होती है
उसका भी अधिकार रहेगा। उसको ही बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए, ये 4 नंबर का आया हुआ प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था हम शुरू में ही समझा दिए हैं, ठीक है। तो उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद पूछता है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, यानी कि प्रश्न आपको एक ही में करके देगा कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं और अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो आप लिख दीजिएगा अर्थव्यवस्था का परिभाषा, और उसके साथ साथ लिख दीजिएगा कि अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है, यानी कि अर्थव्यवस्था को विश्व भर में 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि पहला जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी को डैश मार के लिख दीजिएगा, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को डैश मार के लिखिएगा कि लिखिएगा कि वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन और साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, यानी कि उत्पादन और साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें कौन कौन देश आएगा? तो अमेरिका आएगा, जापान आएगा और ऑस्ट्रेलिया आएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? तो देखिएगा, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन और साधनों पर देश की सरकार का अधिकार रहेगा। इस पर किसका अधिकार रहेगा? देश की सरकार का अधिकार रहेगा, ठीक है। जैसे में क्या होगा? चीन और क्यूबा। कैसे क्या आएगा? चीन और क्यूबा, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन देश आते हैं? चीन और क्यूबा। इसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। इसके अलावा तीसरा कौन होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जहां पर क्या होता है? पूंजीवादी और समाजवादी क्या होता है? मिश्रण होता है। पूंजीवादी और समाजवादी क्या होता है? मिश्रण होता है। और इसमें उत्पादन और साधनों पर, इसमें क्या होता है? उत्पादन और साधन पर किसका अधिकार रहेगा? निजी व्यक्ति और साथ ही साथ देश की सरकार का भी अधिकार रहेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति के साथ साथ देश की सरकार का भी क्या रहेगा? अधिकार रहेगा, ठीक है। उसको ही बोल देंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ये लिख देंगे कि हमारा क्या है? प्यारा भारत है, ठीक है। हमारा क्या है? प्यारा भारत है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो हमारा भारत है, ठीक है, याद रखिएगा। याद रखना कि यह जो होता है ना कि पूंजीवादी और समाजवादी के बीच का रास्ता होता है। मतलब जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है पूंजीवादी और समाजवादी के बीच का एक रास्ता होता है, यानी कि बीच में होता है। याद रहेगा कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है पूंजीवादी और समाजवादी के बीच क्या होता है? रास्ता होता है, बीच का रास्ता होता है। थैंक यू। आपको समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।